हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 73वां भाग। 73। क्या कहा है आपके छोटे पुत्र ने? आज जाएंगे या उनके लिए कुछ शाही सवारी का इंतजाम करना पड़ेगा? अभिनव जी ने अभिलाष के बारे में पूछा। हाँ, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, बोल दिया है मैंने। आपकी बेटी की शाही सवारी जैसे ही आकर दरवाजे पर लगेगी, वह भी चला आएगा। सुप्रिया जी ने करवट लेते हुए बताया। क्यों, कहीं आसपास गली में ही मकान ले रखा है क्या, जो गाड़ी लगते ही जिनकी तरह आपका बेटा हाजिर हो जाएगा? उसके पहले या उसके बाद में नहीं? अभिनव जी ने कुछ चिढ़ते हुए सवाल किया। ये तो मुझे पता नहीं, पर उसने कहा है कि वह आ जाएगा तो वह निश्चित ही आ जाएगा। सुप्रिया जी बहस के मूड में नहीं थी, पर अभिनव सिंह राजपूत के दिल के अंदर जो खौल रहा था वह तो कहीं ना कहीं तो निकालना ही था, और किसी भी पति के लिए उसकी पत्नी से सॉफ्ट टारगेट कोई नहीं होता। ये बात अलग है कि भले मानुष इस चक्कर में दो की जगह कर सुन जाते हैं, और जब कर सुन जाते हैं तो चुपचाप शांत होकर सो जाते हैं। माँ की लाडले सिर्फ माँ से ही बात करते हैं। बाप तो सिर्फ पैदा करने के गुनहगार है, और इस गुनाह की इतनी बड़ी सजा है कि बाप की एक बात सुनना नहीं चाहते। अभिनव जी गुस्से में बोल रहे थे। कौन सी बात आपकी सुनना नहीं चाहता है वह? सुप्रिया जी झटके से उठकर बैठते हुए बोली। औरतों के लिए तो दुनिया के सारे जुल्मों सितम एक तरफ हंसते हंसते सह जाना है, लेकिन अगर कोई किसी माँ के सामने उसके बच्चों को मारना पीटना तो दूर, उल्टी सीधी बात भी बोलता है तो सीधे माँ काली का रूप धारण हो जाता है। बताइए मुझे, आपकी कौन सी बात नहीं सुनना चाहता है वह? आपने कहा कि घर से निकल जाओ, घर छोड़कर निकल गया। इतना रोकते रही, इतना समझती रही कि क्या हुआ, बोल दिया तो पापा है तुम्हारे। कुछ देर के बाद गुस्सा थम जाएगा तो तुम्हारी बात समझ लेंगे, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि आपकी आज्ञा शिरोधार्य करनी थी। आपने कहा कि अपने लिए जमीन खुद तैयार करो मेरे ऑफिस में, पर मत रखना, तो वह आपके ऑफिस में झांकने भी नहीं गया। हालांकि इसके लिए मेरे साथ साथ अभिमान ने भी उसे कितना समझाया था, कितना दबाव डाला था कि ऑफिस ज्वाइन कर ले, लेकिन उसे सिर्फ आपकी बात सुनाई दी थी। आपने कहा कि आज के बाद घर में कदम मत रखना, घर में कदम नहीं रखा, और अब आप जब बुला रहे हैं तो आने को तैयार है, फिर भी आपको उससे चिढ़ है। सुप्रिया जी बेटे की तरफ से लड़ने को तैयार थी। अभिनव जी हैरान से मुंह खोले हुए अपनी पत्नी की तरफ देख रहे थे। एक शब्द बोला नहीं था कि अगला पिछला सारा हिसाब चुकता हो गया। ऐसे मेरी तरफ मत देखिए, सारी गलती आपकी है। अरे, कोई यह कह देगा कि कौवा कान लेकर चला गया तो आप कौवे के पीछे डंडा लेकर दौड़ जाएंगे, अपना कान नहीं देखेंगे। किसी ने बेटी पर उंगली उठा दी तो अपनी बेटी को सपोर्ट देने के बजाय अपने दूसरों की बात पर विश्वास कर लिया। सच क्या है सुप्रिया जी, यह आप भी जानती हैं? सुप्रिया जी की बात को बीच में काटते हुए वह बोले। आज जानती हूँ, उस वक्त नहीं जानती थी, और उस वक्त आप भी नहीं जानते थे। सुप्रिया जी ने एक गहरी सांस छोड़ी। हाँ, सही कह रही हैं आप। उस वक्त मुझे झगड़े की वजह पता नहीं थी, इसलिए मैं पलक को कुछ नहीं कहा था। अभिलाष को कहा था, क्योंकि मेरी नज़र में अभिलाष की वजह से ही झगड़ा बढ़ा था। मेरे पास रजत अंकल का फोन आया था। उन्होंने कहा कि परीक्षित और पलक के बीच कुछ लड़ाई हो गई है। गुस्से में परीक्षित ने पलक के साथ बदतमीजी की है, इसका उन्हें अफसोस है। वह परीक्षित से बात कर रहे हैं, जल्दी परीक्षित पलक से माफ़ी मांग लेगा। हम उन लोगों के बड़े हैं, हम लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए। इस मैटर को जितना ही शांति से सुलझाया जाए उतना ही अच्छा होगा। सही बात उन्होंने भी मुझे नहीं बताई थी। मेरी नज़र में यह एक नॉर्मल सी बात थी। हर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, और शादी की शुरुआती दिनों में इंसान के अंदर इतनी समझदारी नहीं होती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। गुस्से में अधिकतर लिमिट क्रॉस हो जाती है। मैं भी इस चीज़ को इसी तरह से लिया था। वह चाहते थे कि घर की बात घर में ही रह जाए और किसी को कुछ खबर ना चले, लेकिन उस वक्त अभिलाष मौजूद था। उसने रजत अंकल की भी बात नहीं सुनी और उनसे भी ऊंची आवाज में बात करते हुए पलक को घर लेकर चला आया था। तो बताइए मैं क्या करता? अभिलाष की तरह ही रजत अंकल से झगड़ा करता, जबकि मैं कोई बात जानता भी नहीं था।
या फिर अपने ही बच्चों को डांटता और समझाता? अभिनव जी ने पूछा। अभिलाष का तो मान लिया चलो, उसने रजत अंकल के साथ भी बदतमीजी की थी जो कि आपके और मेरे दोनों के रिस्पेक्टिव थे, लेकिन फिर बाद में पलक को क्यों घर से निकाल दिया? सुप्रिया जी ने पूछा। आप जानती हैं, अभिनव जी बेचैनी से इधर उधर देखते हुए बोले। परीक्षित ने जब पलक के ऊपर उंगली उठाई थी तो अभिनव जी का दिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उन्होंने सीधे सीधे रजत जी से कह भी दिया था कि परीक्षित जाकर उनके घर पर सबके सामने पलक से माफ़ी मांगे और पूरी इज्जत के साथ लेकर जाए, तभी वह अपनी बेटी की विदाई करेंगे, वरना उनकी बेटी उनके ऊपर बोझ नहीं है। रजत जी भी यही चाहते थे कि इन दोनों के बीच सुलह हो जाए और पलक वापस घर लौटकर चले। पहले तो परीक्षित इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो रहा था और उसने साफ साफ अभिनव जी से पलक को वापस बुलाने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर बाद में जब रजत जी और उनकी पत्नी की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई तो परीक्षित बिल्कुल अकेला हो गया। क्या सच में परीक्षित अकेला हो गया था या फिर कोई राज छिपा था? इसके पीछे जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।